बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ओपियाइड रिसेप्टर। ओपियाइड रिसेप्टर ओपियाइड रिसेप्टर हमारे पास जी कपर प्रोटीन जी कफल प्रोटीन रिसेप्टर फाउंड इन CNS PNS एंड GI। तो ओपियाइड रिसेप्टर हमारे पास वो रिसेप्टर है जो CNS PNS एंड GIT में हमारे पास पाए जाते हैं। अब इसमें हमारे पास पहला जो है वो म्यू रिसेप्टर है। इसकी टाइप तो पहला है म्यू रिसेप्टर। अच्छा, म्यू रिसेप्टर कहाँ पे है और ये जब एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होती है। पहले अपॉन एक्टिवेशन जब म्यू रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो ये एनाल्जेसिया कराता है। एनाल्जेसिया का मतलब है पेन का रिलीफ ऑफ पेन को एनाल्जेसिया कहते हैं। तो ब्लॉक पेन पाथवे, और ये पेन पाथवे को सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड में ब्लॉक कर देता है। NCNS एंड स्पाइनल कॉर्ड दूसरा इसकी वजह से होती है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को यूफोरिया कहते हैं। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तीसरा इसकी वजह से होती है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और चौथा मायोसिस का क्या है। अच्छा, सांस के मसले, कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। अच्छा, एनाल्जेसिया तो हमारे पास म्यू रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर तीनों में होते हैं। इसमें ये गैस्ट्रिक जब ये एक्टिवेट हो जाए तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। इसकी वजह से क्या होती है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज। दूसरा जो हमारे पास है वो है डेल्टा रिसेप्टर। डेल्टा रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से भी एनाल्जेसिया, पेन खत्म हो जाती है। दूसरा हमारे पास है डेल्टा रिसेप्टर। अच्छा, तो जब ये एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से होती है एनाल्जेसिया। ये ब्लॉक पेन पाथवे इन स्पाइनल कॉर्ड, ब्लॉक पेन पाथवे इन स्पाइनल कॉर्ड। ब्लॉक पेन पाथवे इन स्पाइनल कॉर्ड। इसकी ये मॉड्यूलेट मूड
मॉड्यूलेट मूड, मूड को मॉड्यूलेट कर देता है। तो इसका मतलब है मॉड्यूलेट, या मूड को मॉड्यूलेट कर देता है। इस तरह चेंजेस इसमें करते हैं जो मूड को अच्छा बना देते हैं। तो एंटी डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेसेंट। तो ये हमारे पास डेल्टा रिसेप्टर है, ठीक है। और तीसरा जो है वो कपा रिसेप्टर है, कपा कपा रिसेप्टर। कपा रिसेप्टर हमारे पास कफा, ये भी एनाल्जेसिया उसकी वजह से होती है, एनाल्जेसिया। ये ब्लॉक पेन पाथवे इन स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, और इसकी वजह से दूसरा ये डिस्पूरिया कराता है, डिस्पूरिया। मतलब जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होती है, डिस्पूरिया। और डिस्पूरिया फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस को कहते हैं। अच्छा, इसकी वजह से तीसरा हमारे पास सेडेशन होती है, सेडेशन, सेडेशन और मायोसिस। सेडेशन टू रिलैक्स, बंदा जो रिलैक्स होता है। सेडेशन व्हेन पीपल फील स्लीपी, ये आपको स्लीपी बना देते हैं, सेडेशन, मायोसिस। और इसके साथ साथ हमारे पास यूरिन को डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब है इंक्रीज यूरिनेशन ड्यू टू डायूरेसिस, बिकॉज ये इनहिबिट कर देता है एडीएच को, और एडीएच की वजह से फिर इंक्रीज यूरिनेशन। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक मतलब यूरिन को कम कर देता है। जब ये इनहिबिट हो जाए तो फिर यूरिन ज्यादा होगी। अब हमारे पास वो कौन सी ड्रग्स है जो इन रिसेप्टरों पे काम कर देते हैं? तो इसमें हमारे पास है, एक है, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है हमारे पास नलबुपिन, पेंटाजोसिन और ब्यूटोर इनोल। अच्छा, ये हमारे पास जो ड्रग्स है ये म्यू एंटागोनिस्ट है। ये क्या है? एंटागोनिस्ट। अच्छा, मतलब इसकी जो एक्शन है, एक्टिवेशन से जो उसकी खुद जो एक्शन होती है वो रिवर्स होगी। और ये कपा कफा एगोनिस्ट है, ठीक है, कफा एगोनिस्ट है। म्यू एंटागोनिस्ट है, कपा एगोनिस्ट है। कपा रिसेप्टर की जो काम है वो ज्यादा होगी, और म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का जो काम है वो कम होगी। तो अब एक दूसरा हमारे पास है बुप्रीनोर्फिन। बुप्रीनोर्फिन, बुप्रीनोर्फिन हमारे पास कप्पा एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट। और म्यू कफा एंटागोनिस्ट है, कफा एंटागोनिस्ट।
और म्यू एगोनिस्ट है। अच्छा देखो, ये हम यूज कर सकते हैं पेन रिलीफ, पेन के लिए यूज टू रिलीफ पेन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अच्छा, और ये भी हम यूज करते हैं रिलीफ पेन के लिए, टू रिलीफ पेन। अच्छा, ये हमारे पास कापा एंटागोनिस्ट है, कापा एंटागोनिस्ट है। जब ये कापा एंटागोनिस्ट है तो उसकी वजह से डिस्पूरिया कम होगी, डिस्पूरिया कम होगी तो फीलिंग अपसेटनेस कम होगी, तो एंटी डिप्रेशन हम ये यूज कर सकते हैं एंड डिक्रीज डिस्पूरिया। जब डिस्पूरिया कम तो फीलिंग अपसेटनेस कम, तो मतलब बंदा खुश होता है। तो ये थे हमारे पास म्यू रिसेप्टर। अब हमारे दूसरा जो है वो है निकोटेनिक रिसेप्टर। मस्कुरेनिक रिसेप्टर और निकोटेनिक रिसेप्टर वो है जिसपे एसिटाइलकोलिन काम कर देता है, तो ये कोलिनर्जिक सिस्टम की है। अच्छा, तो निकोटेनिक रिसेप्टर, निकोटेनिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन काम कर देती है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। तो निकोटेनिक रिसेप्टर। अच्छा, तो निकोटेनिक रिसेप्टर में हमारे पास है ये लोकेशन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इसके साथ साथ ये हमारे पास होते हैं सिंपैथेटिक गिंगलिया, सेरेब्रल गिंगलिया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसके साथ साथ ब्रेन में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये क्या एसिटाइलकोलिन का काम क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल। ब्रेन में ये रिलीज कर देता है डोपामिन, और डोपामिन का काम क्या है, खुशी, प्लेजर, एडिक्शन, अलर्टनेस, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग। तो ये सारे काम किस चीज की है, डोपामिन की। अब देखो हमारे पास ये एड्रीनल मेडुला में भी, एड्रीनल एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला में ये रिलीज कर देता है एड्रीनलिन, और एड्रीनलिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम कर देता है। और ये एड्रेनलिन, तो ये कितने जगहों पे है, ऑटोनॉमिक गिंगलिया, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। तो ये है हमारे पास निकोटेनिक रिसेप्टर। अब देखो निकोटेनिक रिसेप्टर की वजह से क्या होगी, क्या
मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जिस पे एसिटाइलकोलिन काम कर देते हैं। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, जिस तरह एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे काम कर देते हैं और एसिटाइलकोलिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे। तो एसिटाइलकोलिन या तो मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे काम करेगी या निकोटिनिक रिसेप्टर पे, ठीक है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मैं मसल कंट्रैक्ट करता हूँ ना, तो मसल की जो कंट्रैक्शन होती है तो वो किस चीज की वजह से, जब एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाए अपने रिसेप्टर पे काम करे तो उसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट होती है। तो ये इसकी वजह से होती है। अब देखो ये हमारे पास उसकी निकोटिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, निकोटिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या है और निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, निकोटिनिक एगोनिस्ट, निकोटिनिक एगोनिस्ट, निकोटिनिक एगोनिस्ट हमारे पास है निकोटीन और वेरिनिक्लिन। निकोटीन और दूसरा वेरिनिक्लिन। तो निकोटीन और वेरिनिक्लिन ब्रेन से जब डोपामिन रिलीज होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, प्लेजर, खुशी। और ये एडिक्शन है, इसकी वजह से एडिक्शन होती है। जब आप बार बार स्मोकिंग करेंगे तो उसमें निकोटीन होते हैं। अच्छा, अगर हम ये निकोटीन दे दे तो सीजेशन ऑफ स्मोकिंग के लिए सिर्फ हम स्मोकिंग में तो हमारे पास क्या होती है, स्मोकिंग में बाकी भी केमिकल्स होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो अदर केमिकल आर आल्सो डेंजरस फॉर हेल्थ। निकोटीन, तो हम निकोटीन देंगे तो उसकी वजह से डोपामिन रिलीज होगी। तो ये सीजेशन ऑफ स्मोकिंग के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। स्मोकिंग को क्विट करने के लिए हम निकोटीन और वेरिनिक्लिन यूज करते हैं। तो सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, समझ गए। अच्छा, अब देखो ये अगर हम उसकी इस निकोटिनिक रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट दे दे तो फिर कंट्रैक्शन ऑफ मसल होगी या रिलैक्सेशन ऑफ मसल। तो सर्जरी के दौरान मसल पे कट लगाने के लिए मसल को रिलैक्स चाहिए या कंट्रैक्ट, रिलैक्स। कंट्रैक्ट मसल पे हो तो मसल पे तो हम कट नहीं लगा सकते, तो उस दौरान न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कंट्रैक्शन ऑफ मसल नहीं, तो फिर हम क्या देंगे, एंटागोनिस्ट। अच्छा, क्या, अच्छा, तो मसल को रिलैक्स करने के लिए हम क्या देंगे, एंटागोनिस्ट। तो निकोटीन एंटागोनिस्ट। अच्छा, निकोटीन एंटागोनिस्ट। तो निकोटीन एजेंट्स हमारे पास कौन सी है, क्यूबो क्यूरा, रोकोरोनियम, वेकोरोनियम और सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन, तो ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं,
टू रिलैक्स मसल, यार ये टू टू रिलैक्स मसल ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, तो ये मसल को रिलैक्स करने के लिए हम यूज कर सकते हैं बिकॉज इट ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसका रैपिड ऑफ एक्शन है, रैपिड एक्शन। तो ये थे निकोटिनिक रिसेप्टर। मतलब एड्रीनल मेडुला में जो रिसेप्टर है तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर है। एड्रीनल मेडुला में जो रिसेप्टर है वो निकोटिनिक रिसेप्टर है। ठीक है, अच्छा मस्कुरेनिक रिसेप्टर, हाँ क्या यस हाँ। अच्छा, तो मस्कुरेनिक रिसेप्टर हमारे पास कहाँ कहाँ पे हैं? मस्कुरेनिक मस्करेनिक रिसेप्टर हमारे पास एक होते हैं M1 रिसेप्टर, एक होते हैं M2, M3, M4, M5। इसमें हमारे पास M2 और M4 जो है ये इनहिबिटरी है। ये क्या है? इनहिबिटरी। मतलब जब ये एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से डोपामीन डोपामीन कम होगी, कम होगी तो इसका मतलब है इनहिबिटरी है। जब ये एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से हार्ट रेट कम, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, तो निगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट, आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगी। और ये हमारे पास उसकी वजह से डोपामीन ज्यादा होगी। तो ये ज्यादा होगी तो बाकी जो है वो क्या है? इसका मतलब है बाकी जो रिसेप्ट बाकी एक्साइटेटरी है, 2 और 4 इनहिबिटरी है। इसकी वजह से तो मेमोरी में हेल्प कर देती है M1 रिसेप्टर, और इसके साथ साथ इसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इंक्रीज होती है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। अच्छा, M3 रिसेप्टर हमारे पास होते हैं कहाँ कहाँ पे? ब्रोंकस में, यस ब्रोंकस, ये हमारे पास होते हैं ब्रोंकस में, ब्लेडर में, हाँ GIT में। अच्छा, और इसके साथ साथ GIT में होते हैं, और आई में। ब्रोंकस में जब ये एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगी? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। और ब्लेडर में जब ये एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगी? यूरिनेशन, मोटिलिटी इंक्रीज, अच्छा तो ये
गट्टा और ग्लैंड। ग्लैंड में जब ये एक्टिवेट हो जाए तो सिक्रीशन ज़्यादा होगी, मतलब लिक्रिमेशन, स्लाइवेशन। अच्छा, तो इसकी वजह से हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, यूरिनेशन होती है, मोटिलिटी इंक्रीज और अब ये तो M1 रिसेप्टर का काम है, M2 का हार्ट रेट कम, और M3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो M3 रिसेप्टर है। M4 और M5 तो डोपामिन को कम और ज्यादा कर देती। अब देखो, अगर मैं M3 रिसेप्टर की एगोनिस्ट देंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी या ब्रोंको डायलेशन? एगोनिस्ट कंस्ट्रिक्शन। और अगर एंटागोनिस्ट दे दूं तो फिर डायलेशन। अब देखो, ये हमारे पास अच्छा, एक होते हैं हमारे पास मस्करीन, एट्रोपिन, all muscarinic receptor agonist। एगोनिस्ट इसमें लिख ले, एट्रोपिन जो है वो M1, M2, M3 इसकी एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मतलब इसके जो एक्टिवेशन से जो काम होती है वो रिवर्स होगी। अब हमारे पास M1 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 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट, ये तो है, ये एंटागोनिस्ट तो है, लेकिन हमारे पास इसके जो एगोनिस्ट है वो है पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन, और एंटागोनिस्ट है फेरेंजीपिन। और M3 रिसेप्टर की, M3 रिसेप्टर इसकी एगोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। M3 रिसेप्टर की एगोनिस्ट जो है वो हमारे पास अच्छा M2 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर M2 रिसेप्टर के एक एंटागोनिस्ट तो है, एंटागोनिस्ट एक तो एट्रोपिन है और दूसरा गेलामीन। M3 रिसेप्टर M3 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी या ब्रोंको डायलेशन? हाँ, आस्थमा कंडीशन में हम मस्कुरेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे या एगोनिस्ट? एंटागोनिस्ट क्यों देंगे? यस, तो ब्रोंको डायलेशन होगी। तो इसमें जो हमारे पास एंटागोनिस्ट है वो आस्थमा कंडीशन में हमने पढ़ा है, वो क्या है? एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, डाइट्रोपियम ब्रोमाइड, एफ्राट्रोपियम और थायोट्रोपियम। तो ये सिंपल है, देखो
हमारे पास एक होता है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और दूसरा है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर पे जो काम कर देते हैं वो एड्रेनालिन है और नॉर एड्रेनालिन है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमारे पास या तो निकोटिनिक रिसेप्टर है या मस्करेनिक रिसेप्टर, और इन पे जो न्यूरोट्रांसमीटर काम कर देती है वो एसिटाइलकोलिन है। तो अब निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होती है, ऑटोनॉमिक गिंग्लिया में होती है, ब्रेन में होती है और एड्रीनल मेडुला में होती है। तो उसकी वजह से एक्टिवेशन से जो काम होती है, अगर हम एगोनिस्ट देंगे तो वो ज्यादा होगी, एंटागोनिस्ट देंगे तो वो ब्लैक होगी। अच्छा, तीसरा हमारे पास है मस्कुरेनिक रिसेप्टर। मस्कुरेनिक रिसेप्टर M1 की वजह से मेमोरी इंक्रीज, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ज्यादा, और M2 रिसेप्टर की वजह से हार्ट रेट कम। और या ये M2 रिसेप्टर क्या है? M2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो गिलामिन हम देंगे तो हार्ट रेट ज्यादा होगी, एट्रोपिन देंगे तो ज्यादा। एट्रोपिन क्या कराते हैं? एंटागोनिस्ट है, तो हार्ट रेट ये कम एक्टिवेट हो जाए तो कम होती है, जब हम देंगे तो उसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हार्ट रेट कम हो तो इस कंडीशन में हम एट्रोपिन दे सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा, M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारे पास एप्राट्रोपियम टाइट्रोपियम, तो उसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, जब एक्टिवेट हो जाए तो हम एंटागोनिस्ट देंगे तो ब्रोंकोडाइलेशन होगी। तो ये सिंपल था।